Northern Institute of Engineering Technology. So welcome you all to 12th workshop on web engineering with Munstech. So हमारे पास टोटल 12 वर्कशॉप्स हैं और हमारी इन 1 वीक हमारे पास टोटल हम 4 वर्कशॉप्स करेंगे. सो हमारे पास 3 वीक्स है. 4 वीक्स 4 वर्कशॉप्स इन 1 वीक, देन नेक्स्ट 4, देन तो हमारी टोटल जो है 3 वीक्स में हमारी 12 वर्कशॉप्स कवर होंगी. सो आज की वर्कशॉप फ्रॉम वेनसडे आज से स्टार्ट है, देन नेक्स्ट कल फ्राइडे और सैटरडे, देन उसके बाद से जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें जो वर्कशॉप हमारी एक दिन के गैप के साथ होंगी ताकि बर्डन ना पड़े और आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें. सो उससे रिलेटेड जो आने वाला कंटेंट है, आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं और जिस टाइम भी शेड्यूल होंगी, तो उसकी एक पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर दी जाएगी. जिन्होंने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें. सो हमारी जो वर्कशॉप्स हैं कंप्लीट बेस्ड ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड विद मर्नस्टैक डेटाबेस. आने वाली वर्कशॉप में डेटाबेस नोड जेएस विद बैक एंड ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लोर करेंगे. इस पे कुछ प्रीरिक्विजिट चाहिए थी, इसमें एचटीएमएल सीएसएस जीएसएस है, जीएस है. अगर बहुत से लोगों को जिन्होंने कवर नहीं भी किए तो उसमें कोई इशू नहीं है. यूट्यूब के थ्रू और आने वाली लेक्चर्स के थ्रू आप काफी हद तक एचटीएमएल सीएसएस डिजाइनिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो लेट्स over the mic to the Ashar. So Ashar, you can start. थैंक यू सो मच रोहेल. अच्छा, मैं बस कमेंट्स में आ रहे हैं कि हम लिंक कैसे ज्वाइन करें. तो लिंक ज्वाइन करने के लिए आप लोग ने रजिस्टर करवाया होगा, उसके बाद आपको एक मेल आईडी होगी जो भी आपने ईमेल दिया हुआ होगा. तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप में लिंक प्रोवाइड की हुई होगी, मेल आईडी होगी, आप वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वर्कशॉप. First, let me introduce myself. My name is Ashur Ali. I'm software engineering department. I belong to software engineering department in Satan University. मैं जो हूँ अभी इस साल जो है कोर मेंबर भी बना हूँ, यहाँ वेब डेवलपमेंट लीड बना हूँ हमारे गूगल डेवलपमेंट स्टूडेंट क्लब सचिन यूनिवर्सिटी के अंदर. और जो मेरा बाय प्रोफेशन है वो मैं 3 साल से एज अ मर्नस्टैक डेवलपर हूँ. तो आज की वर्कशॉप बेस करती है इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग विद मर्नस्टैक. अच्छा, प्री रिक्विजिट के बारे में तो रोहेल ने बताया दिया है कि हमारे पास HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट है और कुछ ES6 फीचर है जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो पहले मुझे ये बताएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है. ओके, आवाज़ भी क्लियर है? Yes. यस. ओके, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. अच्छा, कुछ लोगों को बेसिक या HTML CSS आती होगी तो तब भी चलेगा, क्योंकि हम साथ साथ वर्कशॉप जब भी कर रहे होंगे हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे और नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे. जावास्क्रिप्ट को है वो ES6 के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनको आपको आगे आगे वाले वर्कशॉप में ज़्यादा फ्लुएंटली हम यूज़ करेंगे. जैसे हमारे पास कुछ एरे मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको सारे ट्रेस जो है इस वर्कशॉप के बाद प्रोवाइड कर दूंगा. आप व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें हमारे पास, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी. तो अच्छा, एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने मर्न ही क्यों सेलेक्ट करी. हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन और भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास मर्न के अंदर, पहले मैं मर्न को थोड़ा डिफाइन कर दूं कि मर्न के अंदर M स्टैंड फॉर MongoDB, नोड स्टैंड फॉर एंड E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ नोड एज अ नोड फ्रेमवर्क, R स्टैंड फॉर React विच इज़ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, and node for Node.js which is a runtime environment of JavaScript. तो अब फिर बात करते हैं कि हम मर्न हमने क्यों सेलेक्ट करी. हमारे पास और ऑप्शन ये थे कि हमने मीन भी सेलेक्ट करते हैं. कुछ टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं जो करंटली मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं. एक होता है मीन, MEAN. हम ME तो ये MongoDB और एक्सप्रेस हो गया, नो एंड फॉर नोड हो गया. अब ए क्या है, ए होता है एंगुलर. अब ये एंगुलर और रिएक्ट है. और फिर एक होता है MEVN, मेवन, उसमें आ जाता है व्यू आ जाता है. तो अब हम आगे आगे बढ़ते हैं. जैसे मैंने बताया कि हम मर्न हम क्यों कर रहे हैं, हम मीन क्यों नहीं कर रहे, उसकी भी अलग कुछ डिफरेंसेस है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट बीच में आते हैं. तो और हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए करंट मार्केट के हिसाब से, हम क्या चीज़ जो है ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है. तो अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली. ओके, तो हम मर्न ही क्यों कर रहे हैं, हम मीन क्यों नहीं कर रहे.
देखिए, अगर मैं बात करूँ रिएक्ट की, रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी जो कि प्रोवाइड करती है आपको एक पूरा इंजन, बैकअप इंजन प्रोवाइड करती है, एक वेब पैक प्रोवाइड करती है, और जिसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पास मेंटेनेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। रिएक्ट का जो इंट्रोड्यूस करवाने का मेन मकसद यही था कि एक तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी होती है, वो आपको रिएक्ट एज अ लाइब्रेरी आपको एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, वेब ऑप्टिमाइजेशन। और प्लस ये एक प्लस पॉइंट ये था कि हम पहले एक ट्रेडिशनल वे जो हम फॉलो करते थे, उसके अंदर हम ये फॉलो करते थे कि हमने लेट्स सपोज मुझे एक वेबसाइट बनानी है, और एक मैं वेबसाइट की बात करता हूँ, चलिए मैं वेब एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ, ओके। तो हमें एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, होम पेज हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ, जैसे हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं। मेरे पास आ जाता है मैन की अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, वुमेन की अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, चिल्ड्रन की अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस आते जाते हैं। तो अगर मैं ट्रेडिशनल वे फॉलो करूँ तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि हमें हर एक पेजेस के लिए अलग से HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी, और उसकी CSS अलग क्रिएट करनी पड़ती थी, और जावास्क्रिप्ट फॉर द डायनामिक यूजर्स, तो सबकी अलग अलग फाइल क्रिएट होती थी। अब ये पूरे जो एक पैकेट हमारे पास एक पूरा बनता था, हम वो करते थे सर्वर पे डिप्लॉय। हम जब वो सर्वर पे डिप्लॉय करते थे तो हमारे पास वो पूरे हमारे पास प्रोजेक्ट की जो फाइल होती थी वो काफ़ी हैवी होती थी। तकरीबन अगर मैं एक ई कॉमर्स की बात करूँ तो मैंने जो काम मेरा KBs के अंदर होना चाहिए था, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट मेरे पास MBs के अंदर जा रहा है। सिर्फ सिंपल HTML CSS फाइल जो है वो सारी एक साथ एक क्लस्टर बन के जब डिप्लॉय होता है तो मेरे पास वो काफ़ी हैवी फाइल बन जाती है। प्लस ये कि हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। अच्छा, उस चीज़ को जो है ख़त्म किया, रिड्यूस किया रिएक्ट ने आकर। रिएक्ट ने किस तरह से रिड्यूस किया? रिएक्ट ने इस तरह से रिड्यूस किया कि उसने कंपोनेंट बेस्ड काम करना शुरू कर दिया। रिएक्ट जिस मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो कि रिएक्ट किस तरह से काम करता है और इसका मेन मकसद क्या है, मेंटेनेबिलिटी का। हम वहाँ पे 10 अलग अलग पेजेस क्रिएट करते थे हर चीज़ के लिए, और हमारे पास मल्टीपल CSS क्रिएट होते थे, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट होती थी एंड ऑल। तो हमारे पास जो है ना उसके अंदर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता था। हमने चले एक छोटी सी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, अब हमारे पास उसके अंदर और भी फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब वो 6 महीने बाद मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे कह रहा है कि मुझे इसके अंदर एक और फीचर ऐड करना है, उसके लिए मुझे अलग से पेज चाहिए और सब चीज़ें अलग चाहिए। तो मैं वापस से वही HTML फाइल क्रिएट करूँगा, प्लस मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारे पास जो है एप्लीकेशन बड़ी होती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि आप 6 महीने बाद कोड वापस से खोलोगे, आपको भी नहीं पता होगा आपने कोड क्या किया है। सिंपल सी बात है। हमें भी नहीं पता होता, हमने एक हफ्ते बाद कोड भूल जाते हैं। हम आज भी कोड करते हैं, हम अगर प्रॉपर उसको मेंटेन ना करें, प्रॉपर उसको एक सीक्वेंस वाइज, एक पैटर्न वाइज ना लेके चलें, तो हम कोड भूल जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 6 महीने हो गए, चले हमने खुद भी नहीं पता था कि हमने कोड क्या लिखा है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम स्टैक एलिमेंट करते हैं। अच्छा, तो आप स्लो लेके चलें, ओके। हम क्या करते हैं, हम स्टैक एलिमेंट में जाते हैं, हमारे पास कोई एरर आ रहा होता है तो हम जो है वहाँ से कर लेते हैं। लेकिन कोड में ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है कि हमने कोड प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया हुआ होता। और इस चीज़ को ख़त्म करता है रिएक्ट ने आके इस चीज़ को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म किया, क्योंकि ये एज अ कॉम्पोनेंट बेस्ड काम करता है। हम इस कॉम्पोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं, प्लस ये कि हमारे पास एक प्रॉपर MVC फॉलो होता है। रिएक्ट सपोर्ट करता है MVC को। अगर किसी को MVC के बारे में पता है तो मुझे ज़रा कमेंट पे लिखें, चैट पे, किसी को MVC के बारे में पता हो। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई जानता है? अगर नहीं जानते तो नो लिख दें। ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर ये एक पैटर्न है जिसके अंदर हम जो है मॉडल हमारे पास होता है, एक अलग अलग इस पर करते हैं। व्यू हमारे पास डिस्प्ले करते हैं प्रेजेंटेशन, जो हमारे पास सामने व्यू हो रहा होता है, हम सारी चीज़ें उसमें व्यू के उस फोल्डर में रखते हैं। कंट्रोलर हमारे पास लिंक करवा रहा होता है मॉडल और व्यू के बीच में,
और मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम मॉडल के अंदर अपनी पूरी बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं। जो हमारे पास जो लॉजिक हम कर रहे होते हैं, हमारे पास पूरी एप्लीकेशन की लॉजिक होती है, वो हम मॉडल के अंदर कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को फॉलो करता है रिएक्ट। रिएक्ट का यही फ़ायदा है। अच्छा, अब एंगुलर का और रिएक्ट क्या टसल है, ये भी हम देख लेते हैं। एंगुलर है फ्रेमवर्क, एंगुलर लाइब्रेरी नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब एंगुलर का नुकसान क्या है कि परफॉर्मेंस इशू आता है। रिएक्ट के मुकाबले में इसका परफॉर्मेंस इशू काफ़ी थोड़ा कम है। एमवीसी और एमवीवीसी, एमवीसी और एमवीवीसी में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आगे इसके बाद डिस्कस करता हूँ एमवीसी के बारे में। अच्छा, अभी मैं एंगुलर की बात कर रहा था। तो एंगुलर का मैंने ये कहा कि हमारे पास इसके परफॉर्मेंस हर्डल्स आते हैं। प्लस ये कि एंगुलर जो है, इसके अंदर एक चीज़ होती है, डेटा बाइंडिंग, डेटा फ्लो। रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट हमेशा वन साइडेड फ्लो पे काम कर रहा होता है, मतलब कि वो सिंगल डायरेक्शन फ्लो होती है, यूनि डायरेक्शन कह सकते हैं। और एंगुलर क्या करता है, वो मल्टीपल डायरेक्शन पे काम करता है। तो इसका लोगों को अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं, आप ऐसे सोचें तो आपको लग रहा हो कि यार दोनों डायरेक्शन पे कर रहे हो सकता है कि एक बेनिफिट हो हमारे, तो और अच्छी बात हो सकती है। तो ये नुकसान का काम है। वो इसलिए नुकसान है क्योंकि जब आप पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद आपने पूरा एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसकी मल्टीपल उसके मॉड्यूल्स बना लिए, सब कुछ कर लिया। अब कहीं पे भी कोई एरर आता है ना, तो आप उस फ्लो को कैच कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट और एंगुलर इस तरह की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के अंदर ये होता है कि आप डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हो पूरे वेबसाइट के अंदर। आप कंपोनेंट रीयूज़ कर रहे होते हो, डाटा रीयूज़ कर रहे होते हो, स्टेट में खेल रहे होते हो। मतलब कि आप जो हो बार बार जो है किसी भी सर्वर पे हिट नहीं कर रहे होते हो, आप ओवरऑल जो है पूरे अपने एप्लीकेशन के अंदर पूरे अपने राउटिंग के साथ कर रहे होते हो। तो अब हमारे पास जो है ये मसला इसलिए इसलिए आता है क्योंकि एंगुलर जो है वो डबल डेटा फ्लो को फॉलो करता है, लेकिन दो डायरेक्शन को। और रिएक्ट जो है वो सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करता है। इसका फ़ायदा इस तरह से ये है कि रिएक्ट अगर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, मेरे पास किसी एक कंपोनेंट में एरर आ गया, वहाँ से मेरे पास डाटा जो है वो दोनों तरफ से जा रहा है, तो मेरे लिए वो कैच करना काफ़ी मुश्किल होगा कि मेरे पास कौन से फ्लो से डाटा करप्ट हो रहा है या कहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जबकि रिएक्ट के अंदर आप उसको ईजिली कैच कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट के अंदर सिंगल डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा होता है, विच इज़ टॉप टू बॉटम। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है रिएक्ट का। और एंगुलर जो है पूरा एक फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क और अगर मैं लाइब्रेरी का डिफरेंस पूछूं तो कोई मुझे बता सकता है फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का डिफरेंस? हेलो। यस सर, आपको आवाज़ आ रही है? एनीवन? सर फ्रेमवर्क मेरे ख्याल से जो जी जितना जी, आ मुझे रही है। पता है कि सर जैसे फ्रेमवर्क की एग्जांपल जितना मुझे पता है कि बूट स्ट्रैप है। जैसे कि एज इट इज़ जैसे हमें कोई नैवबार बनाना है, तो एज इट इज़ उसका कोई कोड जैसे मौजूद होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने। और लाइब्रेरी का आइडिया। सही है, बताएं। हेलो। ऑलराइट, सही है, पार्शली कुछ सही है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी तो लाइब्रेरी के अंदर भी होती है ना, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर भी वो सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज और वो सब होते हैं। जी जी, बोलें। कोई बोल रहा था? जी क्या बोल रहे थे सर आप? आप लोग जो है मैसेज पे कर लें, क्योंकि ये फिर फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। ओके। अच्छा, मैं फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का बेसिक डिफरेंस जो है ना, आपको एक पिक्टोरियल दिखाता हूँ, एक विजुलाइज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो। जस्ट अ मिनट।
यस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताइएगा। यस ओके, तो इसको मैं बेसिक एक पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। आपके पास जो है ये समझ लें, एक मिनट, ब्रश साइज को कम किया हुआ है। हो गया। ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, और यहाँ पास एक डाटा है, हमारे एप्लीकेशन डाटा। इस डाटा का पूरा फ्लो कंट्रोल कर रहा होता है। सही हो गया। अब मेरे पास जो लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी अगर कंसिडर करूँ, मेरे पास वो उस डाटा को हैंडल करती है, उसको कोलैबोरेट करती है। तो मेरे पास एक लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी 1। मेरे पास, मैं समझ में मल्टीपल लाइब्रेरीज है, तो मैं यूज़ करता हूँ लाइब्रेरी 2। ओके, ये हमारे पास इंटरचेंज होता है, मतलब कि ये कोलैबोरेट कर रहा होता है। एप्लीकेशन हमारे पास डाटा से कोलैबोरेट कर रहा होता है। अच्छा, ये ओवरऑल सिस्टम जो है ना, ये पूरा लाया करता है, ओवरऑल सिस्टम ये लाया करता है आपके पास फ्रेमवर्क में। फ्रेमवर्क एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन डेटा जो है वो लाइब्रेरी को कॉल करता है, जबकि पूरी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एप्लीकेशन को कॉल करती है, और ये सब लाया करता है एक फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क पूरा एक इन्वायरमेंट होता है और लाइब्रेरी उसका एक पार्ट होता है। ये बहुत ही बेसिक से वो है, ताकि जो भी बिगनर है उसको समझने में आसानी हो। ओके, अब मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस ओके, हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये कि हमारे पास ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, तो ये जो आप रिपोर्ट फाइल में देख रहे हैं, ये स्टैक ओवरफ्लो की डेवलपर सर्वे रिपोर्ट है, जिसके अंदर डेवलपर्स ने 74.5% जो है रिएक्ट को चूज़ किया है फॉर, मतलब कि वो पसंद करते हैं रिएक्ट पे कोड करना, और इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर। अब एंगुलर को देखें, एंगुलर कहाँ लाया करती है, एंगुलर लाया कर रही है इधर बिल्कुल 57.6 पे। उसके कुछ यही कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो उसको काफ़ी पीछे करती है। अच्छा, व्यू इतनी आगे क्यों जा रही है? व्यू, अच्छा रिएक्ट जो है मैंने बता दिया लाइब्रेरी है, और एंगुलर मैंने बता दिया। अच्छा, इसके पीछे जो है ना, इन दोनों के पीछे पूरी पूरी कम्युनिटी बैठती है, पूरी एक कम्युनिटी है। जबकि व्यू जो है, व्यू एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, मतलब कि इसकी जो पूरी कम्युनिटी है वो ओपन सोर्स है। लेकिन इसलिए इसी वजह से जो है वो बहुत, आप भी अगर ऐसा डेवलपर इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आप अपने भी कुछ लाइब्रेरी इसके अंदर आ सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसा व्यू का इसलिए आगे इतना बढ़ता जा रहा है, इतनी इसकी हाई पीरियड हो रही है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी भी ज़्यादा वास्ट है, और इसकी जो बेसिक है ये भी रिएक्ट से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि ये भी कॉम्पोनेंट बेस्ड काम कर रहा होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम बैक। सो ये रिपोर्ट है कुछ, अब मैं आगे ज़रा फॉरवर्ड करते हैं। अब मैंने सबसे स्टार्टिंग में बात की थी सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन कोई मुझे बताए, किसी को अगर बताओ सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में। पेज हो
स्टैटिक ऑन एप्लीकेशन उसकी पे ही जैसे बूस्ट कर रही है, एसपीएल रिलोड नहीं होती। जैसे रिएक्ट बनती है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप एक काम करो, जैसे रिएक्ट बनती है ना एप्लीकेशन, सिंगल पेज होती है ना एप्लीकेशन, बेसिकली वो जो मत दिया। अच्छा इसका मैं जी बोला। हाँ जी, उसपे जो बेसिकली जो है अलीशा कुछ बोल डायनेमिकली रहे थे जो आप? हम न्यू डेटा होता है ना, एक ही पेज पे जो हमारे कंपोनेंट जो है रीलोड होके आ रहा होता है। रूट HTML सिंगल फाइल पेज एप्लीकेशन सही कह रहे हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन शायद वो होती हैं जिनमें मतलब अनलिमिटेड वो होता है ना, एक तरीके से नीचे जितना स्क्रॉल करते हैं वो आपको कंटेंट लाके देता रहेगा एक ही पेज के ऊपर ही। उसमें एक नहीं index.html की ये फाइल बहुत होती है जिसमें हम कंपोनेंट्स वन पेज सारे उसके अंदर HTML के अंदर डालते हैं। अच्छा अली रजा ने कहा है सिंगल ऐप प्री लोड हो जाती है जबकि ऐप की डेटा बार बार भेजती है तब लोड होती है। ओके ओके। अच्छा अब अब्बास रजा ने जो है ये मैसेज किया तो ये थोड़ा सही है इसकी। अच्छा मैं आपको ज़रा बता दूं, जो हम ट्रेडिशनल में फॉलो करते थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास मल्टीपल फाइल क्रिएट होती थी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की, तो वो आप डिप्लॉय करते थे सर्वर के ऊपर ना। तो सर्वर पर आप जब डिप्लॉय करते हैं तो अब हर दफ़ा जब आप पेज स्विच मार रहे होते हैं, आप राउटिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास हर दफ़ा जो है सर्वर पे वो रिक्वेस्ट हिट हो रही होती है उस अलग पेज के लिए। तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, वहाँ से वो पेज आपके पास रीड होती है। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एज अ बंडल डिप्लॉय करो और एक ही बारी में वो पूरी एप्लीकेशन गेट कर लो सर्वर से, और वो पूरी एप्लीकेशन आपके पास फ्रंट एंड पे आ जाती है, क्लाइंट साइड पे आ जाती है। आपको बार बार सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। सर्वर से आपको इंटरेक्शन तब होती है जब आपको कोई ना कोई डाटा फैच करना हो या कोई भी चीज़ गेट पोस्ट करनी हो, तब आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं। जबकि पेजेस के लिए जो है आपके पास सारा क्लाइंट साइड पे आ जाता है, और इसीलिए जो है आप आराम से पूरी एप्लीकेशन आपको एक साथ डाउनलोड हो जाती है, ताकि आप आराम से राउटिंग कर सको, आपको बार बार जो है सर्वर से इंटरेक्ट ना करना पड़े फॉर एनी अदर पेजेस। ये एक बहुत ही बेसिक सा एसपी का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा अब हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से हमें पैकेजेस चाहिए होंगे या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ताकि हम अपनी आगे के वर्कशॉप उस पर कंडक्ट कर सकें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको उसके सॉफ्टवेयर बता दें किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। ओके। अच्छा मेरे पास मैसेज आया कि यार्न क्या होता है। आपने एनपीएम का नाम तो सुना होगा, नोड पैकेज मैनेजर। उसी तरह से ये भी एक पैकेज मैनेजर है यार्न। अच्छा मैं यार्न क्यों यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि मैं यार्न जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है विद एज़ कम्पेयर टू नोड पैकेज मैनेजर, तो इसलिए मैं यार्न ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इसमें चीज़ें काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाती हैं, काफ़ी आसानी से हो जाती हैं। तो अब आपको एक सेटअप दिखा देता हूँ। मैं जाता मेरा हूँ अपने क्वेश्चन है, ये VS कोड, एनपीएम हम तो एक नोड कोड जेएस के अंदर एडिटर होता है ना, वैसे ज्यादातर नोड जी जेएस पे यूज होता है। तो ये यॉर्न के अंदर मतलब दूसरी चीज है यॉर्न। देखो ओके, दोनों npm और yarn दोनों के दोनों पैकेज मैनेजर हैं, और पीछे जो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा होता है वो नोड का मिल रहा होता है। अगर आप npm यूज़ करो या yarn यूज़ करो या तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होते हैं, दोनों का मकसद एक ही है, बस वो अलग अलग। yarn जो है वो फेसबुक की लॉन्च हुई हुई है, तो हम ज़्यादा yarn यूज़ करते हैं। बाकी जो है npm माइक्रोसॉफ्ट की iOS।
लेकिन जो पीछे काम हो रहा था वो सेम ही हो रहा होता है। अगर आप ये करते हो कि आप npm से इंस्टॉल कर लो, तो बाद में आपने yarn से उसको पैकेज को इंस्टॉल करना चाह रहे हो या फिर उसको गेट करना चाह रहे हो, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो पैकेज जो है वो बेसिकली वो तो पीछे ऐसा स्टोर हो रहा है ना। अब आप उसको ऐसा yarn गेट करो या ऐसा npm गेट करो, बात एक ही है। मैं प्रेफर करता हूँ फिलहाल इस पूरे वर्कशॉप के लिए, मैं प्रेफर करूँगा कि आप yarn यूज़ कर लो, ताकि फिर जो भी एरर्स आए वो हम उसको साथ ही टैकल कर सकें। अच्छा, मैंने अभी जो स्क्रीन शेयर की थी उसके अंदर हमारे पास VS कोड भी था, क्योंकि हम VS कोड के ऊपर सारा काम करेंगे। ये यहाँ पे आप अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, मेरे पास डाउनलोड हुआ है। प्लस था हमारे पास Node.js। अच्छा, Node.js के बारे में थोड़ा सा मुझे कोई बताए, क्योंकि यहाँ पे एक जगह जो है ना इंटरव्यू में कुछ लोग गलती करते हैं, ये गलती मैंने भी की थी। तो ज़रा मुझे बताएं Node.js है क्या, एक्चुअली में है क्या? कोई भी जो आपको सही लग रहा हो। ये सही गलत कुछ बैक भी एंड रन टाइम इन्वायरमेंट है Node.js, जिसपे हम सर्वर जावास्क्रिप्ट वगैरह और रनटाइम। बहुत सारी डिफरेंट चीजें बैकएंड की कर सकते हैं। अच्छा, रन टाइम एनवायरनमेंट है, ओके। रन टाइम एनवायरनमेंट है जेएस के लिए, ओके। तो ये रन टाइम एनवायरनमेंट है क्या? व्हाट इज रन टाइम एनवायरनमेंट? ये तो हमें पता है कि नोड जो है जो रन टाइम एनवायरनमेंट है, हमने सुना है, हम हर जगह देख रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या? थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट किसी को पता हो? क्वेश्चन रिपीट करिएगा सर। क्वेश्चन रिपीट करिएगा सर। मैंने पूछा कि Node.js, जैसे कि हमें पहले अली रज़ा ने बताया और अब्बास ने बताया कि Node.js जो है वो रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो व्हाट एक्चुअली इज रन टाइम एनवायरनमेंट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन होती है जिसको हमें जावास्क्रिप्ट रन टाइम सर्वर। पे कुछ सपोर्ट करना होता है, कोई कोड वगैरह से एपीआईज वगैरह होती है, हमारी सर्वर हम क्रिएट करते हैं, तो हम वो Node.js के थ्रू चला के उसको जो अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं बैक एंड से, ऐसे रन टाइम पे वो हमारे यूज में आती है। एक्चुअली जैसे बातें करने के लिए काम आता है, जैसे सही। कि अब हम एक जगह राव खड़े जी हैं, ने कहा दूसरी जगह बीट एक्सेस एनपीएम। करनी है, तो जो बीच का ब्रिज है ना वो बनता है हमारा एनपीएम में। तो जो बीच का ब्रिज है ना वो बनता है हमारा एनपीएम में। अच्छा, थोड़ा सा ये जो है ना कॉन्सेप्ट आप लोग के थोड़े से वो हैं, लेकिन राव ने जो बताया ना V8 इंजन, ये सही बताया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी देता हूँ कि जब जावास्क्रिप्ट जो है बनी थी, जावास्क्रिप्ट 7 दिन के अंदर जो है पूरी लैंग्वेज लिखी गई थी, जिसके जो एक्चुअल इसके डेवलपर हैं। तो असल जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी, बेसिकली उसका मकसद ही ये था कि आपको वेब इन्वायरमेंट के अंदर छोटी छोटी एप्लीकेशन, कुछ फॉर्म एप्लीकेशन भी नहीं, कुछ फॉर्म्स हो गए, जो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2000 के बाद की। तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ बहुत ही छोटे स्केल पे यूज़ होती थी लेकिन जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो हमारे पास और डिमांड आगे, हमारे पास एप्लीकेशन की डिमांड आती गई, वेब एप्लीकेशन की, और भी चीज़ें हो गई। तो उसमें जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर डिमांड जैसे बढ़ती गई, तो मसले आते गए। मसले इस आते गए कि वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी। अच्छा, थ्रेड का कॉन्सेप्ट किसी को पता हो? थ्रेड क्या होता है? मैंने कहा जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो वो एक्चुअली में है क्या? थ्रेड क्या है? किसी को कॉन्सेप्ट पता हो? मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ भी आप शेयर करें। जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है एप्लीकेशन का गूगल मीट का, इसके अंदर जो माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, स्मॉल स्मॉल टास्क की थ्रेड्स हो गई हैं। सही। अच्छा, सही कहा है। तो जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज ये है कि आपके पास वो मल्टीपल थ्रेड्स इस तरह से कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क को वो एग्जीक्यूट कर सकेगा।
तो अगर हम वेब पे हम काम करें तो हम जो है एक टाइम पे जो है रिक्वायरमेंट भी सेंड कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे कोई और काम भी कर रहे होते हैं। तो अभी जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेड है, तो वो मल्टीपल टास्क को कैसे एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है? करना तो नहीं चाहिए उसको। अभी भी जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड लैंग्वेज ही है, ये चेंज नहीं हुई है। हम लैंग्वेज चेंज नहीं करते, हम उसका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। तो लैंग्वेज तो वही है, फिर हम कैसे उस सिस्टम को हैंडल कर पा रहे हैं? हम एक से ज़्यादा टास्क एक ही टाइम पे कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, जबकि सिंग मेथड जावास्क्रिप्ट जो से है एज ए सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंग मेथड से वो सही है, वो तो हमारे पास एक प्रोसीजर है ना, हम उसको फॉलो करते हुए हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन पीछे क्या काम हो रहा होता है, किसी को कुछ नॉलेज, थोड़ी सी भी कुछ भी, या कोई अपना दिमाग लगाए, कुछ भी आपको जो लग रहा हो। हम उसको बैकएंड से डिफरेंट स्क्रिप्ट से सपोर्ट करते हैं, जैसे नोड जेएस से हमने सर्वर बना लिया और डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। डिफरेंट स्क्रिप्ट से सपोर्ट करते हैं, जैसे नोड जेएस से हमने सर्वर बना लिया और डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। एपीआई बनाने के लिए। अच्छा, जैसे अभी राव ने टेक्स्ट किया, ओके ओके, फिर बताइए। बनाते हैं ना, जैसे हम जैसे कोविड-19 वो भी सही है, हम एपीआई बनाते हैं। अब वो एपीआई भी तो हैंडल करेगा जावास्क्रिप्ट एक टाइम पे एक बार ना, तो हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? हम मतलब कि हम मल्टीपल टास्क करना चाहते हैं ना, हम एक टाइम पे एक करेंगे तो फिर हमारे पास और भी टास्क जो है वो क्यू में रहेंगे, पीछे वो रहेंगे। फिर हमारे पास जो एक टाइम पे एक एग्जीक्यूट होगा तो हमारी एप्लीकेशन स्लो नहीं हो जाएगी, चाहे वो एपीआई हो या कुछ भी हो। मतलब एक टाइम पे रिक्वेस्ट लेगा। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप टेक्स्ट कर लें, आप कमेंट में कर लें, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सही है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं करता, कोई बात नहीं। वन ये ऑन करके अब्बास जो आपने लिखा है ये थोड़ा गलत है। मैं इसको चलें आपको बता देता हूँ कि क्या होता है पीछे। जावास्क्रिप्ट जब इस तरह से जब ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा हाइप क्रिएट होने लगी और इसकी एप्लीकेशन बिल्ड होने लगी, तो हमारे पास ये सबसे बड़ा इशू यही आया था कि जावास्क्रिप्ट तो है सिंगल थ्रेड लैंग्वेज, तो ये एक टाइम पे एक से ज़्यादा एग्जीक्यूट करनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन अगर बिल्ड हो रही है तो हमें तो एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें टास्क चाहिए होते हैं। तो इसका हल निकाला आपको क्रोम V8 के इंजन ने। तो अगर आप ये देखते हैं तो आप जब आपके एप्लीकेशन में आप देखते हैं तो आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, या फिर एक साथ एक मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो वो आपको जो और सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है ना, वो आपको करता है क्रोम का V8 इंजन। इसके पीछे पूरा एक इंजन रन हो रहा होता है जो आपको ये पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, आपकी API हैंडल कर रहा होता है, आपको कुछ वेब API प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वेब API के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वेब API के अंदर आपके पास आ जाता है, जैसे कि हमारे पास सेट टाइम आउट, अगर आपने तो किसी ने सुना हो, या सेट इंटरवल सुना हुआ हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको क्रोम प्रोवाइड करता है। आपको पूरा ये ब्राउज़र इंजन प्रोवाइड कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहा होता। ये पूरा एक पीछे इंजन चल रहा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे गूगल करके दिखाऊँ क्रोम V8 का इंजन, क्रोम V8 इंजन, ये क्या खुल गया? नहीं, इसकी भी डायग्राम है। इसकी एक प्रॉपर डायग्राम होती है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। नहीं, नहीं, चलें आप लोग ऐसे बता देता हूँ। क्रोम का जो V8 इंजन इस तरह से काम करता है कि उसके पीछे एक हीप, एक क्यू लगा हुआ होता है, एक इवेंट लूप होता है और एक क्यू होता है। जब भी आप कोई टास्क, मल्टीपल टास्क दे रहे होते हो ना, तो जैसे कि अभी आपने, इसी मुझे अली रज़ा ने बताया कि हम जो है एसिंग के थ्रू जो है हम एसिंग वे में
हम मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि हमें जो है सिंगल थ्रेड से ज़्यादा हम मल्टीपल थ्रेड पे काम कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका यही होता है कि आपके पास जब वो टास्क जाता है एज अ बैकग्राउंड टास्क, तो वो पार्ट बन जाता है क्यू का। उसके अंदर पूरा एक स्टैक मेंटेन हो रहा होता है, एक पूरा स्टैक, और वो हो रहा होता है इवेंट क्यू के अंदर जा रहा होता है। जैसे आपने मुझे टास्क 1 मिला हुआ है, अब मैंने आपको 3 टास्क दिए, पहले वो टास्क 1 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन बाकी के 2 टास्क जो हैं वो एसिंक हैं, तो वो जाएंगे आपके पास स्टैक के अंदर, वो एक स्टैक मेंटेन हो रहा होगा। फिर जैसे ये टास्क आते जाएंगे वो आपको हैंडल कर रहा होगा क्यू के अंदर। उस क्यू के अंदर आपके पास जो है इवेंट लूप लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो बारी बारी आपके पास वो टास्क लेके आ रहा होता है, और जो भी कोई एसिंक टास्क है, मेरे पास कोई मुझे सिंक्रोनिकली नहीं चलना पड़ता, मुझे कुछ जो है एसिंक वे में मुझे एच टी बाहर से थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो या फिर मुझे कोई डेटा गेट करना है तो मैं उसको एसिंक रखता हूँ ना, तो वो चलाता है बैकग्राउंड टास्क, और वो बैकग्राउंड टास्क हैंडल कर रहा होता है क्रोम V8 का इंजन, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह से जो है आपके पास जो है मल्टीपल थ्रेड जो है वो चल रहे होते हैं। क्रोम V8 आपको इंजन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो पूरा एक सेटअप प्रोवाइड कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट को। ये ओके, ये थोड़ा कौन सा समझ में आया कि आपके पास सिंगल थ्रेड लैंग्वेज जो है किस तरह से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही है क्रोम V8 की मदद से। इसकी एक डायग्राम होती है, वो मुझे अभी गूगल में मिल नहीं रही है, मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को जो है ना ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। नहीं, मेरे पास इससे और सिंप्लीफाई वे में पड़ी हुई है, मैं दूसरे पीसी पे बैठा हूँ, तो मैं वो पढ़ी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, चलिए, अब ये बात तो हो गई। अब मैं पहले कहाँ था, मैंने कहा था कि मैं किसी बात कर रहा था, लेकिन मैं इन्वायरमेंट सेटअप पे ना, अच्छा सही, क्रोम V8 का इंजन, अच्छा नोड की बात हो रही थी ना, जिससे हम आगे निकल के थे काफ़ी, तो क्रोम की बात हो रही थी, नोड JS एनवायरनमेंट। तो जैसे हमने कहा कि हम JS जावास्क्रिप्ट की वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में बन रही होती है, वो पूरी वेब एनवायरनमेंट के अंदर बन रही होती है। आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है जावास्क्रिप्ट जो रन हो रही होती है वेब एनवायरनमेंट के, इसी का इसका स्कोप है, इससे बाहर रन नहीं होती। अब जावास्क्रिप्ट को आउट ऑफ दिस इन्वायरमेंट हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Node.js। हमें वो पूरा उसी से एक जिसके पूरे एक स्टैक बना हुआ होता है कि मल्टीपल लैंग्वेज भी चल रही होती हैं, एक पूरा एक सेटअप क्रिएट हुआ होता है, वो इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट का कॉपी निकाला है इन्होंने, और उसको ऐसे Node.js रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट किया ताकि हम उसके अंदर वेब से बाहर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकें। ये बेसिक डेफिनेशन है Node.js की, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट रन कर सकें विदाउट एनी कनेक्शन बिटवीन वेब एनवायरनमेंट। हमें जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, हम वेब से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड। ये पॉइंट अच्छा, समझ में एक आया? चीज मुझे और पूछनी थी, जो भी प्रोग्रेस होगी इसकी, वो आप एक रिपोजिटरी में अपलोड कर देंगे, या मतलब क्या हमें मतलब अगर देखना हो तो किस तरह देख सकते हैं हम, मतलब हाँ, जो ये पूरा लेक्चर है ये तो यूट्यूब पे जाएगा, फिर बाकी जो हम आगे कोड करेंगे, जो भी हम एप्लीकेशन पे काम करेंगे, जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो सब जो है मैं गिटहब की आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है कोई भी लेक्चर, कोई भी कोड आपके मिस ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलें अपना इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो है ये VS कोड है, हमें कुछ प्री रिक्विजिट एक्सटेंशन यूज़ करनी होगी, ताकि मैंने कुछ एक्सटेंशन यूज़ करके रखी हुई हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो। लाइव सर्वर, एक प्रीटर कोड फॉर्मेटर, और हमारे पास ES7 रिएक्ट डिस्कस कोड स्निपेट। अच्छा, ये काम करेगा आपका एज इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि हमें जो है वो इंटेलिजेंस की नीड है, ताकि हम जो है वो कोड जो है प्रेडिक्ट करके बता सकें, आपको सजेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो कोड करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है टर्मिनल ओपन करूँगा, मेरे पास Node.js जो है इंस्टॉल्ड है मेरे पास, मैंने Node.js डाउनलोड करा यहाँ से, रेकमेंड फॉर मोस्ट LTS वाली डाउनलोड करिएगा जो आपके पास करंट रिकमेंडेड है, जो नोट को रिकमेंड कर रहा है। लेटेस्ट ना ही करें क्योंकि उसके अंदर कुछ बग्स आ जाते हैं, कुछ
पैकेजेस के कुछ इशू होते हैं। आप जो है इसी से ई डाउनलोड करिएगा, फिर इसको आप इंस्टॉल कर लें और चेक करना हो अगर आपने कि आपके पास नोड इंस्टॉल हो गई है तो आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, आप टाइप करेंगे cmd, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ओके, आप टाइप करेंगे cmd, यहाँ पे लिखेंगे नोड विजिबल है, अवेलेबल होगा नोड -v। मेरे पास यहाँ पे वर्जन आ रहा है, मतलब कि मेरे पास नोड इस पीसी में इंस्टॉल्ड है। अगर मेरे पास नोड इंस्टॉल नहीं होता तो लिखा हुआ रहता कि नोड इज़ नॉट रिकग्नाइज बाय दिस दिस दिस, तो वो मतलब कि अगर आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया होगा तो अगर वो एरर आ जाता है। अच्छा, कुछ के पास एक एरर और आता है, वो एरर ये आता है कि भाई हमने नोड तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन हमारे पास अब भी वो नोड इज़ नॉट रिकग्नाइज समथिंग समथिंग आ रहा होता है। तो वो इशू होता है इन्वायरमेंटल सेटअप, इन्वायरमेंटल पाथ का इशू होता है। तो आप एक दफ़ा अपना पीसी रीस्टार्ट कर लेना, फिर वापस से खोलना, तो इंशाल्लाह वो सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने यार्न भी इंस्टॉल किया है तो मैं यार्न भी चेक कर लेता हूँ। -v, यार्न मेरे पास नहीं हुआ हुआ, ओके। npm हुआ हुआ है, मैं npm से ही पहले यार्न इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप एक पैकेज मैनेज में दूसरे पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। npm इंस्टॉल -g यार्न। अच्छा, ये -g ग्लोबल को कहते हैं। ग्लोबल को पता है -g को कहते हैं ग्लोबल। ओके ओके, सही कहा, बिल्कुल ग्लोबल। हम इसको ग्लोबली करते हैं क्योंकि इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक लोकली और एक ग्लोबल। अच्छा, लोकल इसलिए नहीं करते हैं हम क्योंकि हम अगर किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर वो इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे पास वो उसी स्कोप तक ही रहेगा, हमें ग्लोबली उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे उसी फोल्डर के अंदर जाके मैं उसी स्पेसिफिक उसी एनवायरनमेंट के अंदर उसी स्कोप के अंदर वो काम कर सकता हूँ। तो यार्न तो हम ओवरऑल हर जगह यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको ग्लोबली रख रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसको किया इंस्टॉल, ये मेरे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू। ओके, इंस्टॉल मेरा तो हो गया, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, सेव करके यार्न -v। ओके, मेरे पास इंस्टॉल हो गया, मेरे पास वर्जन लिखा हुआ आ गया। पहले क्या आ रहा था, पहले मेरे पास आता है नॉट रिकग्नाइज, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो अब मेरे पास यार्न इंस्टॉल हो गया तो मेरे पास वर्जन आ गया। अच्छा, अब जल्दी से जो है हम एक ऐप क्रिएट करके दिखा देते हैं, रिएक्ट पे हम कैसे स्टार्ट लेते हैं। तो मैं यहाँ से करूँगा इसको कैंसिल। अब मैं जाऊँगा अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड पे मेरे पास, मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, टर्मिनल ओपन करना है मैंने। टर्मिनल ओपन करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊँगा और जैसे हम करते हैं वैसे ही बताएंगे। बेसिक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे टर्मिनल के ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे न्यू टर्मिनल। अगर आप यहाँ पे देखें कंट्रोल शिफ्ट और ये एस्केप से नीचे वाला एक बटन होता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग के नाम से कुछ होता है, तो हम उसको जावा से तो टेम्पलेट स्ट्रिंग ही बोल रहे होते हैं, तो हम ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट कीवर्ड चाहिए तो आप कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला बटन, तो आपके बाद ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है और एक यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लो। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि हमें मल्टीपल पावर शेयर्स ओपन हो रहे हैं तो उसकी टेंशन नहीं है, आप एक ही यूज़ कर लो। लेकिन जब आप जो है रिएक्ट स्टार्ट करोगे तो क्योंकि मैंने कहा था कि वो चल रहा है पीछे नोड के इन्वायरमेंट पे ना, तो आपका पावर शेल एज अ नोड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसके अंदर सिर्फ रिएक्ट की चीज़ें ही कर पाओगे। तो अगर आपने कोई अलग से पैकेज इंस्टॉल करना है, कुछ करना है, तो आपने यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, तो आप अलग से एक पावर शेल क्रिएट करोगे। ओके, अब हम करते हैं इसी फोल्डर के अंदर, मैं इसको और थोड़ा जूम कर दूँगा ताकि आप लोग को नज़र आ जाए, तो ज़्यादा जूम हो गया। मैं चेक कर लूँ, अवेलेबल, अच्छा सही है, अवेलेबल है। अच्छा, अब हम क्रिएट करते हैं, हमारे पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन। अच्छा, रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले इसका एक पैकेज और इंस्टॉल होता है जो कि आपके पास रिएक्ट का पूरा एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके देता है, उसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो उसके लिए जो हमें उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो अभी हमने यार्न इंस्टॉल करा है, तो हम यार्न के थ्रू, उस पैकेज मैनेजर के थ्रू हम इस पैकेज को इंस्टॉल करके देखते हैं। यार्न
अच्छा, मैंने npm के अंदर -g यूज़ किया था ना, हम इसके अंदर पूरा ग्लोबल लिखते हैं। पहले हमने -g यूज़ किया था, इसके अंदर लिखते हैं पूरा ग्लोबल। ग्लोबल ऐड क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये सही है। yarn cannot be loaded because any script is disabled in the system। अच्छा, ये सिक्योरिटी इशू क्यों आ रहा है? चलें इसको थोड़ा npm से कर लेते हैं, क्या पता npm से हो जाए। npm install -g create react app। वो मेरे पास उसका एडमिनिस्ट्रेटर का इशू होगा, मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा तो शायद वो आ जाए। सही है, मेरे पास ये क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टरी नज़र आ रही होगी, पाथ नज़र आ रहा होगा, तो मैंने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है मर्न वर्कशॉप के नाम से। तो मैं इसी के अंदर सारा काम कर रहा हूँ और यहीं से आपको बस रिपोजिटरी आगे आपको पुश कर रहा हूँ गिटहब के ऊपर, और उसकी मैं लिंक आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब हम करते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप। पहले तो कोई मैसेज नहीं आ रहा, सही है। yarn create react app will also create project हो गया। लेकिन पहले हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना है ना, उसी के बाद हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं करूँगा क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब जो मेरी ऐप का नाम है ना, मैं वो एंटर करूँगा। जैसे वो मैं कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। यार ये क्यों नहीं हो रहा? सिक्योरिटी एक्सेप्शन अनऑथराइज्ड एक्सेस। टर्मिनल को कमांड अच्छा, ये प्रॉम्प्ट मेरे पे पास हो शिफ्ट सकता है करिए। कि एडमिनिस्ट्रेटर का इशू हो। टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट करिए। हाँ, नहीं, पावर वो शेल में तो बाजू का इशू आता है। मेरे पास उसका इशू होता है। एक मिनट, npx का यूज कर सकते हो। एनपीएक्स ही कर सकते हैं हम, इसके अंदर भी हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। रिएक्ट ऐप हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये भी मसला आ रहा है। सही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लेते हैं। मिसिंग था आई थिंक npx मेरे create पास कुछ फाइल करके। है। जी वो उसमें आप एनपीएक्स npx से नहीं कर लें, लिखा था, उससे हो डायरेक्ट जाएगी। create लिखा था। नहीं नहीं, इसी में हो जाता है। जी वो आप एनपीएक्स से कर लें, उससे हो जाएगी। यहाँ भी हो रहा है, मैं वहाँ से अपना इशू देख लूँगा। ये कुछ छोटे छोटे इश्यूज आ रहे होते हैं आपके पास VS कोड के पावर शेल के अंदर। तो इसको मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटर इशू होगा या फिर कुछ स्क्रिप्ट का मसला है। ऐसे में मैंने सर अभी नया इंस्टॉल किया है ना, तो ये इस वजह से मैं काफ़ी एनपीएक्स से चीज़ें मेरा देखनी पड़ रही है। बहुत एरर अच्छा, आता ये है। आपके पास एनपीएक्स से जब जी इंस्टॉल बोले। किया था मैंने, तो एनपीएक्स से एरर बहुत आता है। फिर मैंने ग्लोबली किया था जैसे आपने किया था, उसके बाद मैं फिर एनपीएक्स से फिर ऐप क्रिएट करता हूँ। मतलब एरर बार बार एरर आता रहता है। किसका इशू होगा? वो आपके पैकेज मैनेजर का इशू होगा। तो पैकेज एन मैनेजर का। अच्छा, जो एरर है अभी आप जैसे मुझे मैं करता हूँ तो मेल कर दें एनपीएक्स से एक बार या फिर मैंने आप ऐप व्हाट्सएप पे क्रिएट कर करता दें, हूँ तो नहीं होती है। मैं देख लूँगा। फिर कंट्रोल सी करता हूँ कुछ देर बाद, फिर करता हूँ फिर हो जाती है। मतलब सेकंड टाइम में होती है अभी। वही कमांड दो बार चलानी पड़ती है, एक बार चलते चलते रुक जाता है, एरर आते हैं, फिर दूसरी बार करनी पड़ती है। सही, चलें मुझे अपना इशू सेंड कर दीजिएगा जो जो तो बता रहा था। yarn does not work in PowerShell, it is yarn.cmd in command। अच्छा, चलें अच्छा हो गया, मुझे भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिल गई, क्योंकि मेरे पास जो है मैंने तो ऐसा कभी इशू फेस नहीं किया था। अच्छा, मेरे पास अब यहाँ पे देखिए पूरा एक पैक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। जो भी इसकी डिपेंडेंसीज़ हैं वो सारी इसकी इंस्टॉल हो गई हैं टेस्टिंग की, या फिर जो भी इसके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स और रिएक्ट डॉम, ये सब हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, VS कोड में ओपन नहीं है, ओपन, ये मेरे पास फाइल अलग से फोल्डर बन गया होगा ना इसका। ये देखिए ऐप बन गया, एक फोल्डर बना हुआ है।
ये ऐप वन का एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स हैं। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं? इसके अंदर नोड जो भी पैकेज रिक्वायरमेंट जो थी हमारे पास, वो सारी पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। पब्लिक के अंदर हमारे पास कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट हुआ है, तो आप उसको रन करके देखेंगे तो आपके पास टेम्पलेट देखता चलेगा। cd चेंज डायरेक्टरी टू ऐप वन, डायरेक्टरी चेंज हो गई। जान स्टार्ट, अलाउ एक्सेस। ये आपको अगर विजिबल हो रही है? यस ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, यार्न स्टार्ट किया, तो मेरे पास अब ये जो है एक पावर शेल जो है मेरे पास नोड के एनवायरनमेंट में वो हो गया, चेंज हो गया। अब इसके अंदर देखें यहाँ पे अभी भी को जो भी आप कमांड जो वो कर रहा होगा विद इन दिस एनवायरनमेंट, ये पूरा नोड के एक क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारे पास एक बेसिक टेम्पलेट होता है रिएक्ट का, ये आप देख लें। अगर मैं इसके F12 पे जाऊँ, ये बेसिक इसका एक टेम्पलेट है, HTML5 टेम्पलेट है। रिएक्ट का यही फ़ायदा है एक ये कि आप जो हो इसके अंदर, हम अगर ट्रेडिशनल वे में जाएं तो आपको प्योर जावास के फाइल के अंदर जो है आप पूरी HTML कोड नहीं कर सकते। आप अगर किसी प्योर जावास के फाइल के अंदर HTML का कोड लिखेंगे वो एरर मारेगा, और इसी चीज़ को ख़त्म करता है रिएक्ट। रिएक्ट जो है वो इस चीज़ का एक काउंटर लेकर आया एज अ रिएक्ट JSX, जिसके अंदर आप दोनों जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो और HTML भी लिख सकते हो। इसके HTML की अलग फाइल क्रिएट नहीं करते हो, आप JSX के अंदर दोनों काम एक साथ कर रहे होते हो। ओके, यहाँ से तो हो गया हमारा। अच्छा, ये भी यही कुछ चीज़ें थी जो इशू आया, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से वो इशू सॉल्व हुआ होगा, मैं वो भी अपने पास भी देख लूँगा। यहाँ तक की कोई कन्फ्यूजन पैकेज क्रिएट करने में, इंस्टॉल करने में, इन्वायरमेंट कुछ भी? नो, सब चीज़ समझ में आई? ओके, ग्रेट। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हमारा से बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चीज़ से हम क्या करने वाले हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो काफ़ी बच्चों ने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर और भी किसी चीज़ें, तो सर्टिफिकेट आपको 12 वर्कशॉप्स के बाद जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। मेक श्योर कि आप हर दफ़ा जब भी इवेंट क्रिएट होगा तो आप जो है हर दफ़ा आपको RSVP करना होगा अपने उस आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द पोस्ट। आपके पास आप अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो हर जिस दिन आपके पास वर्कशॉप होगी उसके साथ उस कैप्शन के अंदर आपके पास वो रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म दे दिया जाएगा। आप जो है अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हो तो आप अपनी मेल चेक कर लो, आपका वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का लिंक, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लो और वहाँ से जो है हम रजिस्ट्रेशन लिंक वहाँ पे जाएंगे। अच्छा, यूट्यूब का हमारे पास एक चैनल है GDSC का। अगर मैं यूट्यूब पे जाऊँ, यूट्यूब डेवलपर स्टूडेंट क्लब SSCD, ये हमारा पेज है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है फ्लटर की पूरी वर्कशॉप की थी, तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो फ्लटर सीखने में तो हमारे पास ये 15 डेज ऑफ फ्लटर की वर्कशॉप है, डीप लर्निंग मास्टर क्लास यहाँ पे। तो इसी के अंदर जो है हमने कैसे RSVP करना है गूगल के DSC इवेंट्स, तो यहाँ से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें कि क्या क्या पूरा प्रोसीजर है, इसके पूरा समझाया हुआ है मैंने। तो यहाँ से आपने RSVP करना है हर वो इवेंट, और उसके बाद जो आपको वहीं से जॉइन वर्चुअल इवेंट जैसे आप लोगों ने आज किया। आज तो खैर कुछ बच्चों को नॉलेज इस चीज़ की नहीं थी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल गई थी लिंक, लेकिन आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, आपका सब चीज़ उसी बेस के ऊपर आपको वर्कशॉप की सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मेक श्योर आप GDSC कम्युनिटी पे जाएँ, वहाँ पे उस इवेंट को RSVP करें, और वहीं पे आपके पास जब RSVP कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे जॉइन वर्चुअल इवेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप 8 बजे वहाँ पे आके लिंक करें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मीट पे, या अगर हम दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे
आ जाएंगे, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। और किसी कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग? और अच्छा, आपको मैं गिटअप प्रोवाइड कर दूंगा, गिटअप की लिंक, रेपो पूरा बना सिखा दूंगा, यूट्यूब लिंक। ओके, नेक्स्ट क्लास कल परसों और सैटरडे को। इसी के बारे में रोहिल से ही गाइड कर देंगे। रोहिल, यस आप हैं? दिस वीक जो हमारी 4 वर्कशॉप्स हैं वो सेकंड थर्सडे को, फ्राइडे एंड सैटरडे। देन जो नेक्स्ट वीक होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास मंडे को होगी, वेनेसडे को होगी, फ्राइडे एंड सैटरडे। और उसका नेक्स्ट वीक भी यही शेड्यूल होगा, और ये मैं ड्रॉप भी करूंगा। इन केस अगर कुछ इशू होता है तो आगे पीछे जो भी होगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले जो अब तक ज्वाइन नहीं किया। ऑल्दो शेड्यूल ये है कि इस वीक की तो कंटिन्यू 4 है, देन नेक्स्ट वीक से हमारे पास मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एट 8 PM शार्प। ओके, तो ऑफिशियली ये वर्कशॉप यहाँ पे एंड होती है। जिनको लीव करना है वो कर सकते हैं, बाकी जिनके अदर इस वर्कशॉप से रिलेटेड या फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे रुक जाएं और अपनी क्यूरीज यहाँ पे पूछ लें। ओवरऑल अल्लाह हाफ़िज़।